हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 15। तो आप फटाफट से आ जाइए चैप्टर नंबर 15 पर। मेन बैच फास्ट बैच फटाफट से चैप्टर नंबर 15 पे आ जाइए। एक बार मैं पहले आपको हाईसी सेल और सेल वाइल द गुड्स इन वेयरहाउस के बारे में फटाफट से कंसेप्ट याद दिला दूं। चंदू ने यूएसए से इंपोर्ट किया है, यूएसए ये लिखा हुआ है जी, यूएसए से इंपोर्ट किया 100 रुपए में। अभी माल कहीं हाईसी में है, हाईसी में है, और चंदू ने माल कालू को बेच दिया। इस वाली सेल को हम बोलते थे हाईसी सेल। इंडिया में आने से पहले जो बेच दिया गया ये कालू को, ये इसे हम बोलते थे हाईसी सेल। क्या कालू को इंपोर्टर मान लेते थे? जी हाँ। क्या कालू को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी और जीएसटी देना पड़ेगा? जी हाँ। तो जो चंदू ने कालू को सेल करी है, क्या इस हाईसी सेल पे दोबारा से जीएसटी ले? डबल डबल टैक्स तो ना लोगे, तो इसलिए शेड्यूल 3 में इसे लिखा गया सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। अब यहां पर कालू को किस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी देनी है जी? हाँ जी, सबसे पहले इसने कालू में कितने परचेज किया था? 300 में, तो 300 पर इसे बीसीडी, बीसीडी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और फिर तीनों को मिलाकर वैल्यू, कस्टम वाली वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इसे हम बोला करते थे, ये सेक्शन 38 में कस्टम टैक्स एक्ट 1975 वाली वैल्यू है, इस पर लगेगा आईजीएसटी। तो कालू ही दे देगा। दोबारा से ये जो सेल चंदू ने कालू कर रही थी, इसमें दोबारा से जीएसटी नहीं लगेगा, इसे शेड्यूल 3 में लिखा था सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट, सेल वाइल द गुड्स इन वेयरहाउस, ये क्या है जी? यहां से यूएसए से इंडिया में चंदू ने इंपोर्ट किया है, इसने इंडिया में कस्टम के वेयरहाउस में जमा करा दिया बिना ड्यूटी पे किए हुए। अब इसके बाद जब ये कस्टम वेयरहाउस से छुड़वाता है तभी ड्यूटी देनी होती है जी। कस्टम वेयरहाउस में पड़े पड़े चंदू ने कालू को माल बेच दिया, तो चंदू ने इंपोर्ट किया था 100 रुपए में, कालू को बेच दिया 300 में जब ये माल कस्टम के वेयरहाउस में था। तो क्या यहां पर अब अगेन कालू को इंपोर्टर मान लेंगे? जी हाँ। बस यहां फर्क क्या, अभी इंडिया में आने के बाद बेचा जा रहा है, इंडिया में आने के बाद कस्टम वेयरहाउस में जमा होने के बाद में बेचा जा रहा है, अभी है कस्टम वालों के पास ही। तो यहां पर अगेन कालू को इंपोर्टर मान लिया जी। यहां कस्टम ड्यूटी और जीएसटी अगेन किसको देना? कालू को देना। तो क्या जो चंदू ने कालू को सेल करी है जब ये माल कस्टम के वेयरहाउस में था, दोबारा से जीएसटी ले? ना 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 ना, हम दोबारा से जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए इसको भी उन्होंने शेड्यूल 3 में लिख दिया था सप्लाई नहीं है। हमने जीएसटी में सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था, शेड्यूल 3 में सप्लाई नहीं है। ओके जी, अब यहां पर कस्टम ड्यूटी किस पर देनी है, चाहे चंदू दे चाहे कालू दे, कस्टम ड्यूटी तो चंदू ने ओरिजिनल इंपोर्टर ने जितने में इंपोर्ट किया था उसी वैल्यू पर ही जाएगी, मतलब 100 पर। इस 100 पर बीसीडी, बीसीडी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों को ऐड करके ये आती थी सेक्शन 38 में सीटीए वाली वैल्यू, कस्टम टैक्स एक्ट वाली वैल्यू, जिस पर जनरली आईजीएसटी लगता है। इस वाली वैल्यू पर निकाले इस ये वाली वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। हाँ जी, ध्यान दीजिए, वेयरहाउस में जो कुछ बिके हैं इसके लिए जीएसटी के लिए अलग वैल्यू है। जीएसटी के लिए अलग वैल्यू क्या है जी? जो सेक्शन 38 वाली वैल्यू है और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने बेचा था? 300 में, तो 300 और ये 111 विचेवर था, 300, 300 पर लगेगा आईजीएसटी, 300 पर लगेगा आईजीएसटी। सर यहां पर कस्टम ड्यूटी भी अलग वैल्यू पर लगी है? जी हाँ। हाईसी सेल में तो क्योंकि कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगती है,
अभी इंडिया में आया नहीं था, उस दौरान हाई सी सेल हुई थी, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जैसी है इसलिए 300 पर लगी। लेकिन यहां पर कस्टम वेयर हाउस इंडिया में है, इंडिया में सेल हो रही है, इस वाली वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी नहीं लग सकती। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 100 वाली वैल्यू है उसी पर ही कस्टम ड्यूटी लग सकती है, ये हमने बात करी थी। ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट मर्चेंट ट्रेडिंग। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है, आपने बाहर से यूएसए से परचेज किया, इंडिया में लाए बिना बाहरी ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया किसी बायर को, तो इसे हम बोलते थे मर्चेंट ट्रेडिंग। ये भी सप्लाई नहीं थी, इस पर भी शेड्यूल 3 में लिखा होता सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। अब अगला पॉइंट हमने बात करी थी, मान लीजिए आप कोई नॉर्मल सप्लाई करते हैं, इसके अलावा ये शेड्यूल 3 वाली सप्लाई भी करते हैं, जैसे मर्चेंट ट्रेडिंग, हाई सी सेल, वेयरहाउस गुड्स की सेल, तो इसके लिए अगर कोई कॉमन गुड सर्विसेज यूज करते हैं, क्या इसके क्रेडिट रिवर्स करना है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इस शेड्यूल 3 वाली सप्लाई को एग्जाम सप्लाई नहीं मानते हैं, आईटीसी के चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, शेड्यूल 3 की एक ही सप्लाई को एग्जाम सप्लाई माना जाता है, वो थी सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग जो कंप्लीट होने के बाद बेची जाती थी, तो उसके अलावा कोई एग्जाम सप्लाई नहीं है। अब हाँ जी, अब मेन बैच वाले बच्चे पेज नंबर 15.6 पे आ जाइए, फास्ट बैच 15.2। अभी तक मैंने पेज नंबर नहीं बताया था, अब मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। अब हम अगले 2-3 पेज सीक्वेंस में करेंगे फटाफट से। ठीक है जी, मेन बैच 15.6, अगला पेज भी सीक्वेंस में आपके पास में, तो फास्ट बैच 15.2। हाँ जी, इंपोर्ट का क्या मीनिंग है? बाहर से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में फिजिकली गुड्स लेकर आना, फिजिकली गुड्स लेकर आना। ओके जी, हाँ जी, अगर इंपोर्ट कस्टम फ्रंटियर से क्रॉस होने से पहले अगर कोई भी सप्लाई हुई उसे हम इंटरस्टेट मानेंगे। एक तो इंपोर्ट इंटरस्टेट है ही है, इसके अलावा कस्टम फ्रंटियर से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम फ्रंटियर क्या होता है जी? कस्टम फ्रंटियर का मतलब है कस्टम पोर्ट या आपका कस्टम का वेयर हाउस। कस्टम पोर्ट कौन से थे जी? कस्टम पोर्ट अगर आप लैंड वाले रूट से ले आते हैं तो लैंड कस्टम स्टेशन, अगर सी वाले रूट से लाते हैं तो सी कस्टम पोर्ट, और अगर एयर वाले रूट से लाते हैं तो कस्टम एयरपोर्ट। और अगर ऐसे व्यापारी, ऐसे इंपोर्टर जहां पर सी पोर्ट नहीं है वहां पर आईसीडी है, जैसे दिल्ली, तो वो उनके लिए आईसीडी ओपन कर रखा है, वो वहां से अपना गुड्स क्लियर करा सकते हैं, तो ये भी आपके कस्टम पोर्ट की डेफिनेशन में आता है। अब ये कस्टम पोर्ट क्लियर होने से पहले अगर कोई गुड्स सेल होते हैं उसे हम इंटरस्टेट सेल मानेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। जो आपकी हाई सी सेल थी, क्या कस्टम पोर्ट पर आने से पहले ही सेल हो गई थी? कस्टम पोर्ट पर, कस्टम पोर्ट से क्लियर होने से पहले ही सेल हो गई थी? हाँ, वो इंटरस्टेट सेल थी, इसलिए गवर्नमेंट उनसे, डिपार्टमेंट उनसे जीएसटी दोबारा मांग रहा था, लेकिन रिक्वेस्ट गई गवर्नमेंट के पास में और उन्होंने शेड्यूल 3 में लिखा सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहां पर वो जो 3 सप्लाई, हाई सी सेल, सेल वाइल द गुड्स इन वेयर हाउस, वो भी कस्टम पोर्ट से क्लियर नहीं हुए थे, उससे पहले सेल हो रही हैं, वो यहां कवर होते दिख रहे थे, तो उनपे दोबारा से जीएसटी ना लगे, इसलिए शेड्यूल 3 में उन्हें लिखा गया सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, आईजीएसटी किस वैल्यू पर लगेगा और आईजीएसटी किस समय लगेगा? जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस समय कस्टम ड्यूटी लगती है उसी समय आईजीएसटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप होम कंजप्शन के लिए क्लियर कराते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं होम कंजप्शन की, उस समय कस्टम ड्यूटी, उसी समय आईजीएसटी। किस वैल्यू पर लगेगा? अभी हमने बात करी, पहले आप कस्टम में सेक्शन 14(1), 14(2) वाली वैल्यू निकालते हैं, इसमें आप बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करते हैं, फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज इस बेसिक कस्टम ड्यूटी में लगता है वो ऐड करते हैं, फिर तीनों को ऐड करके आईजीएसटी लगता है। यहां एक चीज और क्लियर कर दी, हमने कस्टम में पढ़ा था ये वाली बात, अगर सोशल वेलफेयर सरचार्ज के अलावा कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी उन सबसे आर्टिकल वाली ड्यूटी लग रही है तो वो भी पहले ऐड कर लेंगे, एंड में आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। तो मैं यहां पर वो सब बातें जो अलग अलग जगह पढ़ी थी, कस्टम में पढ़ी थी या सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ी थी या आईटीसी वाले चैप्टर में पढ़ी थी, पहले वही आपको रिकॉल करा रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो अभी तक मैंने वही बातें करी। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में आपने पढ़ा था, गुड्स के केस में इंपोर्टर के लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई लिया करते थे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। ओके, नेक्स्ट, हाई सी सेल वाला और सेल वाला क्वेश्चन वेयर हाउस में आप वहां से बता ही चुका हूं, तो यहां से बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। मर्चेंट ट्रेडिंग भी हो गया। नेक्स्ट, एसईजेड ने अगर गुड्स इंपोर्ट किए या ईओयू ने गुड्स इंपोर्ट करे हैं, जीएसटी माफ होगा, कस्टम ड्यूटी माफ होगी। क्यों? क्योंकि इनका मेनली काम एक्सपोर्ट करना है, तो जो कुछ लाएंगे उससे बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे, तो कस्टम ड्यूटी जीएसटी माफ है। नेक्स्ट, हाँ जी, सिर्फ जीएसटी पेड का क्रेडिट मिलता है, अदर ड्यूटीज टैक्सेस का नहीं। ये हमने आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा था, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सीवीडी, इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ जीएसटी का ही क्रेडिट मिलेगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का ही क्रेडिट देंगे, या जीएसटी कंपनसेशन सेस का भी क्रेडिट मिलता है, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट, कस्टम में हमने एक बात पढ़ी थी, बैगेज। बैगेज पे ड्यूटी का रेट था 38.5, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस माफ कर रखा था।
तो क्योंकि रेट ही बढ़ा रखा है ड्यूटी का इतना। नेक्स्ट सर्विस, अब गुड्स की बात खत्म होगी, अब सर्विस की बात। अगर सर्विस इंपोर्ट करी कब मानी जाएगी सर्विस इंपोर्ट? सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इंडिया में, प्लेस सप्लाई इंडिया में, तब सर्विस इंपोर्ट मानी जाएगी। अब अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है पैसे देकर, कंसीडरेशन देकर, बिजनेस पर्पस से टैक्सेबल है, सप्लाई भी है, ये कहां पर जाएगी? 7(1)(b में। अगर पैसे दिए हैं तो 7(1)(b में। अगर आपने पैसे दिए हैं और कंसीडरेशन दिया है और बिजनेस पर्पस से नहीं है तो एग्जम्प्ट है अगर इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट इंपोर्ट कर रही है। लेकिन ये तीनों इंपोर्ट कर रहे हो दो सर्विस, ये एग्जम्प्ट नहीं होगी। OIDAR वाली सर्विस और दूसरा इंपोर्ट का सी फ्रेट। मैं आपको याद दिला दूं, OIDAR वाली सर्विस और ये इंपोर्ट का सी फ्रेट पहले देख लीजिए। इंपोर्ट का सी फ्रेट क्या है जी? हाँ जी, यूएसए के सेलर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को यहां मेरे प्लेस पर, मेरे इंडिया वाले प्लेस पर होम डिलीवरी कर दे, मतलब कस्टम पोर्ट पर पहुंचा दे, तो इसे बोलते थे CIF। गुड्स की कॉस्ट ले ले, गुड्स का इंश्योरेंस ले ले, ये फ्रेट ले ले जो यहां से यूएसए से यहां तक आने का लगेगा। तो सेलर फॉरेन कंट्री वाला बाहर वाली शिपिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है कि वहां पहुंचा दो कस्टम पोर्ट पर। तो अब ये जो फ्रेट लगा यहां से यूएसए से इंडिया तक का आने का, इस फ्रेट पर क्या इंपोर्टर को IGST देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में? जी, इंपोर्टर को IGST रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि कस्टम में आप ऑलरेडी इस ट्रांसपोर्ट की वैल्यू ऐड करके कस्टम ड्यूटी ले रहे हो तो GST क्यों लोगे? लेकिन अभी तक ये वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सी इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो अभी इस नोटिफिकेशन के उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से अभी हम यहां पर मान के चलते हैं कि इंपोर्टर IGST रिवर्स चार्ज में पे करेगा। ओके, फिर इसके बाद अगला, हाँ जी, ये आपकी कौन सी OIDR सर्विस। अगर सप्लायर ये नेटफ्लिक्स यूएसए की कंपनी है और ये आपका रिसिपिएंट CS स्टूडेंट है, इसे हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट बोलते हैं, ये इंडिया का है। हाँ जी, सप्लायर है बाहर, रिसिपिएंट है इंडिया में और प्लेस सप्लाई भी इंडिया आएगा। OIDR सर्विस के लिए रिसिपिएंट की लोकेशन देखते हैं। तो यहां पर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, वैसे इंपोर्ट सर्विस में रिवर्स चार्ज होता है, लेकिन ये वाली सर्विस के केस में नेटफ्लिक्स को GST पे करना पड़ेगा। ये इंडिया में रजिस्टर कराएगी और GST पे करेगी। ये हमने चैप्टर 5 में डिटेल में डिस्कशन किया था सेक्शन 14 के साथ में। ठीक है जी, तो ये वाली सर्विस अगर इंडिविजुअल इंपोर्ट करा ये माफ नहीं है। ठीक है जी, ये हमने बात करी यहां पर। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर बिना पैसे दिए हुए आपने सर्विस इंपोर्ट करी 7(1)(c) में आएगा। शेड्यूल 1, दो शर्तें फुलफिल हो तो आपकी ये सप्लाई टैक्सेबल होगी या सप्लाई मानी जाएगी। रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करिए या अपनी कोई एस्टेब्लिशमेंट जो आउटसाइड इंडिया है जिसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं उससे इंपोर्ट करिए, तो ये पहली शर्त होगी। दूसरा, बिजनेस पर्पस से लियो तो ही सर्विस सप्लाई मानी जाती है और टैक्सेबल होगी। हाँ जी, अगर अदर केसेस है रिलेटेड नहीं है, जैसे आप जीमेल का अकाउंट फ्री बना रखा है, फेसबुक से आपने फ्री अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, कोई यूट्यूब से आप मूवी देख लेते हैं, तो वो आपके चाचा ताऊ के लड़के नहीं है, वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो वो यहां पर सप्लाई में नहीं आएगा और टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? पहले गुड्स की बात करते हैं। ड्यूटेबल गुड्स हैं सेक्शन 24 में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन तुम्हें जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो उस समय क्रेडिट लेना तो GST उसमें मेंशन करना पड़ता है क्रेडिट लेने के लिए और GST पे करने के लिए, तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा। एग्जाम्प्टेड गुड्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है, लेकिन यहां पर आपका जो पैन नंबर है वही आपका IEC काम कर जाएगा, तो यहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सर्विस के इंपोर्ट में रिवर्स चार्ज में GST देना होता है और रिवर्स चार्ज वालों को सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन जरूरी था, कराना पड़ेगा। लेकिन जो OIDR वाली सर्विस है इसके लिए जो NTOR अभी CS स्टूडेंट को बताया था, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, इस केस में नेटफ्लिक्स को ही देना होता था GST, तो यहां पर इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ये एग्जांपल तो हो गया हमारा। हाँ जी, अब मेन बैच पेज नंबर 15.11 पे आ जाइए, फास्ट बैच 15.4 पर, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी, अब दो प्रकार की सप्लाई जीरो रेटेड मानी जाती है, पहला एक्सपोर्ट और दूसरा SEZ को सप्लाई, ये दो जीरो रेटेड है, ये सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, सेक्शन 16 में। अब ये इसको जीरो रेटेड सप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला, आप सेक्शन 3A IGST का सेक्शन है जी, दूसरा सेक्शन 3B। पहले सेक्शन 3A बात करते हैं। IGST पे ही मत करो, न पे करने के लिए आपको बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना पड़ेगा। बॉन्ड कौन फाइल कर सकते हैं जी? बॉन्ड वो फाइल करेंगे, सभी LUT फाइल कर सकते हैं। LUT किस पर जाता है? लेटर हेड पर, बॉन्ड जाता है स्टैम्प पेपर पर। LUT एक फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल हो जाता है, बॉन्ड फिर सारे के सारे LUT ही फाइल करते हैं। बॉन्ड कौन फाइल करता है? ये वो फाइल करेंगे जो चोर हैं, पिछले 5 साल में 2.5 करोड़ के ऊपर की चोरी करी है और जेल में बिठाए गए हैं, तो वो बॉन्ड ही फाइल करेंगे, बाकी LUT फाइल कर सकते हैं, तो सारे LUT ही फाइल करते हैं।
क्योंकि स्टाम्प पेपर पे खर्चा कौन करेगा। अच्छा, यहां पर एक्सपोर्ट कीजिए और आप यहां पर आपने आईजीएसटी दिया ही नहीं, तो रिफंड किस चीज का, रिफंड परचेज का, परचेज के आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपने 100 रुपए की परचेज की, उसमें 10 रुपए जीएसटी है, तो 10 रुपए का आप क्रेडिट ले लो। वुड की परचेज करी थी, इससे आपने टेबल बनाई, टेबल को किया एक्सपोर्ट, तो आपने बॉन्ड दिया, एलयूटी दिया, तो आपको आईजीएसटी नहीं दिया, तो ये जो 10 रुपए का क्रेडिट था, क्या इसका रिफंड ले सकते हैं जी। रूल 89(4) में हम देखेंगे रिफंड का फॉर्मूला है। यहां इनपुट एंड इनपुट सर्विस के क्रेडिट का रिफंड मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं, कैपिटल गुड्स का नहीं। अच्छा, फिर यहां पर एक और बात, अब नेक्स्ट, अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया, तो जितना आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड मांग लो। जैसे यहां पर आपने 10 रुपए परचेज पर जीएसटी दिया था, अब आप सेल कर रहे हैं 150 में, 15 रुपए जीएसटी बनता है, 10 रुपए क्रेडिट यूज करो, 5 रुपए कैश लेजर जमा कराओ। यहां पर आप कितना रिफंड मांगेंगे, 15 का, क्योंकि आपने 10 क्रेडिट लेजर से पे किया और 5 कैश लेजर से, तो टोटल 15 पे किया, तो 15 का रिफंड मांगेंगे। ध्यान रहे, यहां वाले केस में जो 16(3)(a) था, बिना आईजीएसटी पे किए हुए, यहां रिफंड की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन 16(3)(b) में रिफंड की एप्लीकेशन लगानी नहीं है, शिपिंग बिल को ही रिफंड की एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, शिपिंग बिल को ही रिफंड की एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात, हाँ जी, यहां पर जो बॉन्ड एलयूटी भराते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, बॉन्ड कितने के, किसके बराबर, जीएसटी के बराबर। तो अगर हम ये वाली बात करते हैं, अगर आप गुड्स एग्जम्प्ट वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप जिन पे जीएसटी नहीं लगता ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बॉन्ड देना पड़ेगा, भाई जीएसटी है ही नहीं, फिर कैसा बॉन्ड, फिर कैसा बॉन्ड। ठीक है, ये वाली बात टेक्निकली कहां पर लिखी हुई थी, ये एंड में लिखी हुई थी। तो इस सर्कुलर पे आएंगे, इससे पहले एक बार एंड वाला पेज दिखाते हैं आपको। ये मेन बैच 15.32, फास्ट बैच 15.10। यहां आपको क्लियर कर दिया जाए, अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई को एक्सपोर्ट करते हैं या एससीएल को सप्लाई करते हैं, ये दो ही सप्लाई आपकी जीरो थे ना, एक्सपोर्ट या एससीएल को सप्लाई जी। अगर आप एग्जम्प्ट सप्लाई को जीरो सप्लाई करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं जैसे, तो आपको परचेज का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर ब्लॉक क्रेडिट है 17(5) में, वो नहीं मिलेगा। एग्जम्प्ट सप्लाई के रिलेशन में परचेज का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट करी तो जीरो सप्लाई है, एससीएल को दी तो जीरो सप्लाई, तो इससे रिलेटेड परचेज का क्रेडिट मिल जाएगा, इससे रिलेटेड परचेज का क्रेडिट मिल जाएगा। और जीएसटी कंपनसेशन सेस का भी आपको क्रेडिट मिलता है, मैंने बात कर ली। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट सुन लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, एक यहां पर एक सर्कुलर था, ये एससीएल से रिलेटेड वाला, ये आपने चार्ट बनाया था क्या, एसईजेड मिस्टर ए ने परचेज करी, और ये एसईजेड को इवेंट मैनेजमेंट की या होटल एकोमोडेशन की सर्विस दे रहा है। क्या ये सप्लाई इंटरस्टेट मानी जाएगी, मान लो दोनों यूपी में है। अब यहां पर बिल्डिंग भी यूपी में, सप्लायर भी यूपी में, एलओएसपीओ सेम स्टेट है, ये हमें देखना ही नहीं। सेक्शन 75B स्पेसिफिक है, वो बोलता है एससीएड को सप्लाई करी तो इंटरस्टेट है, एससीएड टू डीटी या डीटी टू एससीएड, ये इंटरस्टेट मानी जाएगी। तो हमें यहां पर सेक्शन 12 प्लेस सप्लाई निकालने की जरूरत नहीं है, इंटरस्टेट माना जाएगा। नेक्स्ट, अब आप दो तरीके से आप इसे सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर बॉन्ड या एलयूटी सप्लाई करते हैं, तो आपको परचेजेस के जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, और आईजीएसटी पे करके किया तो जितना आपने पे किया वो रिफंड मिल जाएगा। तो यहां पर हमने ये वाली बात करी थी, इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम आए वापस, हाँ जी, इसके बाद वापस आएंगे, एक सर्कुलर था हमारा, हाँ जी, वापस आ जाएंगे मेन बैच 15.11 पर और फास्ट बैच 15.4 पर। जल्दी 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 एक सर्कुलर किया था हमने सप्लाई के चैप्टर में भी, ये सर्कुलर हमने इनवॉइस के चैप्टर में भी किया था, या रिफंड के चैप्टर में भी कर रहे हैं। क्या, जब आपने गुड्स फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन में भेजे हैं, बाहर ट्रेड फेयर लगा हुआ है, वहां आपने एग्जीबिशन में भेजे हैं, इसे सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। और जो आप बाहर भेज रहे हैं, बाहर ट्रेड फेयर लगा हुआ, कोई आपके चाचा के ताऊ के लड़के नहीं, रिलेटेड पर्सन नहीं है, मतलब शेड्यूल 1 में नहीं आ रहा, क्योंकि शेड्यूल 1 में भी नहीं आ रहा और आपका एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ है, मतलब आपको कंसीडरेशन भी अभी नहीं मिल रहा, तो ये सप्लाई नहीं है। क्या इसे एक्सपोर्ट मानेंगे, एक्सपोर्ट भी नहीं मानेंगे। ये जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने डिस्कस किया था और बोला था गुड्स बाहर जा रहे हैं फिजिकली, लेकिन वापस आ सकते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट भी नहीं मानेंगे, मतलब जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है। तो ये ना तो ये सप्लाई है क्योंकि कंसेशन इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही ये जीरो रेट सप्लाई है। अब चूंकि ये सप्लाई ही नहीं है, तो और जीरो रेट सप्लाई भी नहीं है, तो फिर ये 16(3)(a) या 16(3)(b) खेलने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको बॉन्ड एलयूटी नहीं फाइल करना, या आईजीएसटी नहीं पे करना, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है। तो जब आप फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन भेजेंगे, तो आपको कोई बॉन्ड एलयूटी नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं देना, कोई जीएसटी नहीं देना। तो चूंकि सप्लाई नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे, डिलीवरी चलाना इशू करेंगे। अगर ये हम मानते हैं कि ये गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर भेजे गए, अगर ये 6 महीने में वापस आ गए, तो आपको ना इनवॉइस इशू किया था, ना इशू करने की जरूरत है, बात खत्म। ये आपका इनवॉइस के चैप्टर से लिंक हो गया।
नेक्स्ट, अगर 6 महीने के अंदर, ये 6 महीने का कंसेप्ट क्या है, सेल अप्रूवल बेसिस के केस में अगर आप 6 महीने में वापस नहीं आते हैं, अप्रूव नहीं होते हैं, तो इनवॉइस बनाना पड़ता है, सप्लाई मान लिया जाता है, डीम सप्लाई। ठीक है, तो अगर 6 महीने में फुल्ली वहां बिक गए तो उतने का इनवॉइस बना देना, या 6 महीने में 60 यूनिट बिक गए तो 60 यूनिट का इनवॉइस बना देना। तो इससे क्या होगा, इनको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, तो इनके रिलेशन में जितने 6 महीने के अंदर बिक गए उनके रिलेशन में एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा इनवॉइस बनते ही, और आपको परचेजेस का जीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। सिर्फ परचेजेस का जी। अब जरा यहां देखिए, अगर आपने 6 महीने में वहां पर बेच दिए तो इनवॉइस बना दोगे, लेकिन आपने ना तो सेक्शन 3A फॉलो करके ना सेक्शन 3B, तो देखते हैं कौन सा लग सकता है। सेक्शन 3B, क्या जब गए थे आईजीएसटी पे किया था? नहीं, तो ये इस पे तो लग गया काटा। नेक्स्ट, जब गए थे क्या आईजीएसटी दिया था? नहीं, ये वाला लग सकता है, लेकिन आपने बॉन्ड एन्युटी नहीं दिया था तब। सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया, कोई बात नहीं, हम इस सेक्शन 3A में आपको रिफंड दे देंगे, ये मान लेंगे, बॉन्ड एन्युटी आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जब भेजा था इस केस में आपको बॉन्ड एन्युटी फाइल करने की जरूरत नहीं है, सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया, और जितने यूनिट आपके वहां बिक गए उनके रिलेशन में आप परचेज के जीएसटी का रिफंड ले लेंगे। अब 60 यूनिट तो बिक गए थे, 40 यूनिट नहीं बिके थे, तो वो 6 में वापस ले आओ। लेकिन अगर 60 यूनिट में से 40 यूनिट वापस नहीं लेके आए 6 महीने में, सप्लाई मान लिया जाएगा, इनवॉइस इशू होगा, जीएसटी देना पड़ेगा। इन 40 यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, 60 यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको रिफंड मिलेगा, भले ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 60 यूनिट के रेस्पेक्ट में फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, 40 यूनिट के रेस्पेक्ट में कोई फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं आएगी, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में अगर ये 6 महीने में वापस नहीं आते हैं, भले ही आपको जीएसटी देना पड़े टैक्स इनवॉइस इशू करके, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इस पे हमने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन भी किया था, जो आपके आरटीपी May 20 का क्वेश्चन था। इसमें 100 यूनिट भेजे थे, तो जब भेजे थे उस समय हमें इनवॉइस नहीं बनाना, जब हमने 100 यूनिट भेजे थे उस समय हमें इनवॉइस नहीं बनाना है। अच्छा जी, तो जब भेजे थे तब इनवॉइस नहीं बनाना, और उस समय बनाएंगे हम चालान। अगला, 6 महीने में वापस आ गए, जन में भेजे थे फेब में वापस आ गए, तो कुछ नहीं करना है। जन में भेजे थे अगस्त में आए, 6 महीने बाद आए, तो 6 महीने ओवर होते इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन कहता है अगर मान लो 65 यूनिट विद इन 6 मंथ जन में ही बिक गए, जन में भेजे थे जन में ही बिक गए, विद इन 6 मंथ बिक गए 65 यूनिट, तो 65 यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको परचेज का रिफंड मिल जाएगा। कोई बॉन्ड एल्यूटी नहीं फाइल किया था, कोई बात नहीं, आंसर आपने पढ़ा था। 35 यूनिट 6 महीने में, जनवरी में ही वापस आए, जनवरी में भेजे थे जनवरी में ही वापस आ गए, तो 6 महीने वापस आ गए, इसका कुछ नहीं करना जी, तो 65 यूनिट के रेस्पेक्ट में आपको रिफंड मिल जाएगा सेकंड केस में। तो आइए वापस आते हैं जी नेक्स्ट। इसके बाद आप आएंगे मेन बैच 15.12, फास्ट बैच 15.5। जल्दी 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 नेक्स्ट, अब हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं। अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया था, आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया था, तो रूल 96 कहता है, सुनो जी, शिपिंग बिल को ही एप्लीकेशन मान लिया जाएगा, अलग से रिफंड की एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइल्ड कब मानी जाएगी, फाइल कब मानी जाएगी, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी कर ले। कस्टम में आपने पढ़ा था, अगर आप वेसल या एयर के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे तो शिपिंग बिल फाइल होता था, अगर व्हीकल के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे तो एक्सपोर्टर क्या फाइल करता है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन मास्टर की, अगर पर्सन इंचार्ज की बात करें, पर्सन इंचार्ज शिप के केस में मास्टर, एयरक्राफ्ट के केस में पायलट, और आपका कन्वेंस के केस में ड्राइवर। तो ये लोग जब जाते थे अपना शिप लेकर, एयरक्राफ्ट लेकर, तो ये क्या फाइल करके जाते थे, ईजीएम, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसमें बता के जाते थे मैं क्या गुड्स लेके जा रहा हूं, इससे पता लगता था क्या माल एक्सपोर्ट हो गया। तो शिप एयर के केस में पर्सन इंचार्ज को ईजीएम फाइल करना होता है, व्हीकल के केस में ड्राइवर एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करता है, ये पर्सन इंचार्ज होता है। ठीक है, तो अब यहां से क्या पता लग रहा है जी, यहां से पता लग रहा है कि माल एक्सपोर्ट हुआ, किससे पता लग रहा है, ये पर्सन इंचार्ज जो डॉक्यूमेंट फाइल करके जा रहा है। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं, दोबारा से सुनिए, शिपिंग बिल को हम एप्लीकेशन मान लेंगे, लेकिन एप्लीकेशन फाइल्ड कब मानेंगे, जब 3 शर्तें फुलफिल हो। पहले सी पॉइंट, आपने अपना आधार वेरीफाई करा रखो रूल 10B में, तभी आप ये रिफंड की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नंबर 2, पीआईसी ने ये ईजीएम या फिर एक्सपोर्ट रिपोर्ट ये फाइल कर रखी है, इससे क्या पता लगेगा, गुड्स एक्सपोर्ट हो गए। भाई हमें आईजीएसटी का रिफंड लेना ना, एक्सपोर्ट हो गए होने चाहिए, गुड्स एक्सपोर्ट हो गए। नंबर 3, आपने अपनी 3B रिटर्न जिससे टैक्स पे होता है वो फाइल कर दी, तो अब मेरा एक्सपोर्ट भी हो गया और मैंने आईजीएसटी भी पे कर रखा है, तो मैं कह रहा हूं रिफंड दो जी मेरे को। तो ये तीनों शर्तें फुलफिल होते ही आपकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी। लेकिन यहां पर एक नोट, अगर तुम्हारी जीएसटीआर 1 में जो आपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की वैल्यू डाली है और जो शिपिंग बिल में एक्सपोर्ट की वैल्यू है, अगर उनमें मिसमैच है, तो जिस दिन वो रेक्टिफाई करोगे उस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल बनी जाएगी। ये अमेंडमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट,
आपकी तरफ से रिफंड एप्लीकेशन फाइल हो गई, जीएसटीआर 1 में आपकी इनवॉइसेस की डिटेल है। अब ये जीएसटीआर 1 वाली इनवॉइसेस की डिटेल जीएसटी पोर्टल कस्टम पोर्टल आइस गेट को भेजेगा, चेक करके बताओ इन इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में एक्सपोर्ट हो गया कि नहीं हुआ। अब ये कस्टम का पोर्टल जीएसटी पोर्टल को चेक करके भेजेगा, हाँ इन इनवॉइसेस का एक्सपोर्ट हो गया है। तो अब जीएसटी का पोर्टल चेक करेगा 3B फाइल हो रखी है, तो अब जीएसटी का पोर्टल कस्टम को बोलेगा इसकी 3B फाइल हो रखी है, टैक्स पे होगा, एक्सपोर्ट तुम बोल ही रहे हो गया इन इनवॉइसेस का, तो एक काम करो इसका रिफंड प्रोसेस कर दो। तो अब कस्टम ऑफिसर यहां पर ध्यान रहे, जीएसटी नहीं, कस्टम ऑफिसर या कस्टम का पोर्टल आइस गेट इसके रिफंड को प्रोसेस करेगा और हर शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में जो आपका आईजीएसटी बनता है वो आपके बैंक अकाउंट में डालता जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला रिफंड विदहेल्ड, 3 केसेस में आपका रिफंड विदहेल्ड कर दिया जाएगा। और अगर आपका रिफंड विदहेल्ड मतलब रोक लिया गया, ये रिफंड रोक लिया गया, तो आपकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड अब कब मानी जाएगी? ये तीनों शर्तें फुलफिल होते ही आपने मान ली थी ना, अब नहीं, अब हम कहते हैं अब हम बताएंगे कब मानी जाएगी। अब यहां पर पोर्टल पर अगर इन 3 केसेस में पोर्टल पर एक RFD 01 जनरेट होगी और वो पोर्टल पर ही कंप्यूटर जनरेटेड ये सिस्टम जनरेटेड RFD 01 जाएगी जीएसटी ऑफिसर के पास में। तो जब ये जाएगी जीएसटी ऑफिसर को जिस डेट को, उस दिन रिफंड एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी। फिर तो किन 3 केसेस में आपका रिफंड रोका जा सकता है? अगर आपके एरिया का कमिश्नर आपका रिफंड विथहोल्ड करने की रिक्वेस्ट भेजता है, ये कब बोलेगा? जब आप अपनी फ्यूचर वाली कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं या कोई आपका टैक्स नहीं पे रखा है तो, या दूसरा कमिश्नर ऑन बोर्ड, ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होते हैं। आपके एरिया का कमिश्नर तो यहां आ गया, अभी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कमिश्नर है, इसने चेक किया आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड को, आप फेक आईटीसी ले रहे थे, आप गड़बड़ बंदे हो, तो आपको रिस्की एक्सपोर्टर की कैटेगरी में डाल रखा है। तो ये दो केसेस में मतलब आपके एरिया का कमिश्नर या कमिश्नर ऑन बोर्ड या उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ये चेक किया कि आप रिस्की वाले हो, तो आपका रिफंड विथहोल्ड कर लिया। अब रिफंड विथहोल्ड कर लिया तो वो कहां भेजेंगे? ये वाली रिफंड विथहोल्ड किया तो जीएसटी ऑफिसर को भेजी जाएगी सिस्टम जनरेटेड RFD 01, इस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल मानी जाएगी और आपको भी इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका रिफंड रोक लिया गया। तीसरा केस रिफंड विथहोल्ड करने का, कि कस्टम ऑफिसर को लगता है आपने कस्टम एक्ट के प्रोविजन को वायलेट कर रखा है, तब यहां पर भी सिस्टम जनरेटेड मेल जाएगी जीएसटी ऑफिसर को आगे फर्दर चेक करने के लिए और एक्सपोर्टर को भी इंटीमेट कर देंगे। तो इन 3 केसेस में किस दिन हम आपकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल मानेंगे? जब जीएसटी ऑफिसर के पास ये वाली मेल जाएगी RFD 01 की, ये इंटीमेशन जाएगी, उस दिन हम आपकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल मानेंगे। जब ये तीनों शर्तें फुलफिल वो नहीं, अब जब ये यहां से जीएसटी ऑफिसर के पास जो मेल जा रही है RFD 01 वाली, उस दिन आपकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल मानेंगे। और अब आपकी प्रोसेसिंग रूल 89 के अकॉर्डिंग हुई, रूल 96 नहीं, अब रूल 96 से बाहर निकल कर आपको रूल 89 में आपकी डिटेल चेकिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर रिफंड भूटान गवर्नमेंट को दे दिया है फिर आपको रिफंड नहीं देंगे। अगर कुछ गुड्स के रेस्पेक्ट में हम रिफंड भूटान गवर्नमेंट को दे देते हैं, हमारे पड़ोसी है, अच्छा काम करते हैं, हमारी चाइना से सुरक्षा करने के लिए वहां पर सैटेलाइट लगाने देते हैं, तो अगर हम भूटान गवर्नमेंट को रिफंड दे देते हैं तो फिर ये रिफंड एक्सपोर्टर को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, मेन पेज 15.13 और फास्ट पेज 15.6 पर। हाँ जी, क्या सर्विस के लिए आपको रिफंड की एप्लीकेशन अलग से लगानी होगी? भले ही आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया और सर्विस के लिए रिफंड की एप्लीकेशन अलग से लगानी होगी। अच्छा, ये जो नोट है इसको आप एक कंसेप्ट अभी आगे समझेंगे, कौन सा? मर्चेंट एक्सपोर्टर का और डीम्ड एक्सपोर्ट का, तो ये आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं क्या। अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप AA होल्डर हैं, EPCG होल्डर है, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है, तो आप इंपोर्ट करते हैं बिना जीएसटी के, निल रेट। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब परचेज करके एक्सपोर्ट करते हैं तो आप 0.1% पर परचेज कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली परचेजेस करी है तो आप रूल 96 में आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, आप अंडर बोर्ड एल्यूटी ही कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आपने परचेज किया निल रेट पे या कंसेशनल रेट पे, ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे? अगर हम आपको आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट अलाउ कर दें तो आप क्या करोगे? आईजीएसटी को पे करने के लिए एक तो 0.1% क्रेडिट यूज करोगे, इसके अलावा कोई डोमेस्टिक परचेज का क्रेडिट यूज करोगे। उससे क्या होगा? जब आप बैलेंस कैश जमा कराओगे, जब आप आईजीएसटी का रिफंड मांगोगे तो जो डोमेस्टिक परचेज वाला आईटीसी है यूज किया वो रिफंड मांग लोगे, 0.1% का रिफंड मांग लोगे, और जो कैश वाला वो सारा टोटल रिफंड मांग लोगे। तो जो डोमेस्टिक परचेज के क्रेडिट का रिफंड मांग लोगे, हमें उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड परचेज का रिफंड लो ना, तुम तो डोमेस्टिक परचेज के आईटीसी का रिफंड ले रहे हो। तो हम कह रहे हैं रूल 96 में हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको रूल 96 में अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने
परचेज कर रखी है 0.1% वाली या कंसेशनल रेट, ये नील रेट वाली। ओके, ये आपको अभी आप आगे ये पढ़ेंगे तो वहां से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी इसमें हम। हाँ जी, अगर आपने आईजीएस के बिना पे जो एक्सपोर्ट किया तो आपने बॉन्ड फाइल किया होगा बॉन्ड स्टाम्प पेपर पर, एलयूटी लेटरहेड पर। आपको इसमें कसम खानी होगी इस बॉन्ड या एलयूटी में कि गुड्स 3 महीने के अंदर अंदर, इनवॉइस बनने के 3 महीने के अंदर अंदर एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर 3 महीने एक्सपोर्ट ना हुए तो 15 दिन के अंदर अंदर मैं टैक्स और इंटरेस्ट दे दूंगा। सर्विस के केस में एक्सपोर्ट कस्टम पोर्ट पर तो जाता नहीं, तो सर्विस के केस में 1 साल के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी या आईएनआर अगर नेपाल से आनी थी तो आ गई है। अगर नहीं आई तो 1 साल ओवर होते ही 15 दिन के अंदर मैं टैक्स इंटरेस्ट पे कर दूंगा। अगर आप न पे करो तो ये बॉन्ड एलयूटी के तहत आप अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब क्या एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते? कर सकते हैं लेकिन आईजीएसटी पे कर कर। तो ये बॉन्ड एलयूटी वाली फैसिलिटी हमें कब मिलेगी? जब भी आप टैक्स ड्यूज अपने ड्यूज पे कर दो, अपने ड्यूज पे कर दो। नेक्स्ट, एससीजेड यूनिट या डेवलपर के लिए भी बॉन्ड एलयूटी वाली फैसिलिटी हम अलाउ करते हैं अगर आप इनको दे रहे हैं तो। अच्छा, ये गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि उन्होंने 3 महीने में आपने एक्सपोर्ट कर दिया है? आप अपने इनवॉइसेस की डिटेल जीएसटीआर वर्ड में डालेंगे, वो कस्टम पोर्टल पर जाती है। कस्टम पोर्टल से कंफर्मेशन आएगी इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो उससे गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। तो फिर वो 15 दिन में वो चेक करेंगे तुमने टैक्स इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो फिर एक तो ये बॉन्ड एलयूटी विड्रॉन और आपकी रिकवरी करेंगे सेक्शन 79 में, सेक्शन 79 में। हाँ जी, बॉन्ड कौन दे सकते हैं? जो चोर है, जिन्होंने 250 लाख से ऊपर की टैक्स की, मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर की टैक्स की चोरी करी और जेल में बिठाए गए, उनको बॉन्ड ही देना है। अच्छा, जिन्हें बॉन्ड देना है क्या उन्हें बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी? जी, जितना बॉन्ड का अमाउंट है वो टैक्स के बराबर का होता है, 15% उसका, 15% आपको बैंक की गारंटी भी देनी होगी। अच्छा, ये एलयूटी के हर एक्सपोर्ट के लिए फाइल करना? नहीं, साल के लिए एक बार। क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट भी फिजिकली सबमिट करानी है क्या आपको कस्टम वहां डिपार्टमेंट में जाकर? नहीं, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कराने। कब आपकी एलयूटी एक्सेप्ट मान ली जाएगी? एक एआरएन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जब आप फॉर्म ये भरेंगे आरएफडी 11, तो जब ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा तो आपकी ये मान ली जाएगी जी आपकी ये एलयूटी फाइल हो गई है। अच्छा, आपको भरना था बॉन्ड, आपने एलयूटी फाइल कर दिया, हम मानेंगे वॉइड एब इश्यू, आप भरे नहीं सकते थे। नेक्स्ट, एक रनिंग बॉन्ड है, अगर आपने बॉन्ड भरा तो आपको रनिंग बॉन्ड अकाउंट मेंटेन करना है। जितना जीएसटी के अमाउंट का आपने बॉन्ड भरा है, जितने का आपने एक्सपोर्ट करना उसके जीएसटी के बराबर का आपको बॉन्ड भरना होगा। मान लीजिए 50 करोड़ का आपने बॉन्ड भरा तो ये रनिंग बॉन्ड अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अब जितना जीएसटी के अमाउंट, वैल्यू की बात नहीं करें, जीएसटी का अमाउंट, जितने जीएसटी के अमाउंट का आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना डेबिट में आ जाएगा। तो जब भी आपको आप 50 करोड़ के जीएसटी के अमाउंट तक का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर इससे ज्यादा का करना है तो फ्रेश आप बॉन्ड भरिए। ओके जी, नेक्स्ट रूल 96B, मेन बैच 15.21, फास्ट बैच 15.7, फटाफट से। रूल 96B क्या है जी? हाँ जी, गुड्स को एक्सपोर्ट कहलाने के लिए फॉरेन करेंसी इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है। गुड्स एक्सपोर्ट फिजिकली बाहर गए तो एक्सपोर्ट है, लेकिन अगर गुड्स के रेस्पेक्ट में आपने कोई रिफंड लिया, मतलब आपने अंडर बॉन्ड एलयूटी एक्सपोर्ट किया था तो परचेज के आईटीसी का रिफंड ले रखा है। अगर आपने एक्सपोर्ट आईजीएसटी पे करके किया था तो आईजीएसटी का रिफंड ले रखा है, तब आपकी फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी चाहिए। या आईएनआर ये इंडिया में, ये आपका सेल प्रोसीड कितने समय में आ जानी चाहिए? जितना समय फेमा ने बता रखा है। अगर फेमा में बताए गए समय में नहीं आई तो ये टाइम लिमिट ओवर होते ही 30 दिन में आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट दे देना, नहीं तो हम रिकवरी करेंगे तुम्हारी सेक्शन 73 या 74 में नोटिस इशू करके। अच्छा, फिर ये जो एक्सपोर्टर है वो तो रोने लगा, कह रहा है तो मेरी फॉरेन करेंसी लेट आ रही है, बाहर से एक्सपोर्ट प्रोसीड लेट हो गया, तुमने मेरे से रिफंड भी वापस ले लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे वो कैसे जिएंगे? उनका सुन, 96B2, आरबीआई अगर एक्सटेंशन दे देती है तेरे को कि टाइम लिमिट तेरी एक्सटेंड कर दी तो इतने समय में वापस लिया, तो जो तेरे को हमने रिफंड वापस लिया था वो तेरे को वापस दे देंगे। 3 महीने में उसका तो एविडेंस दे दे कि जो फॉरेन प्रोसीड आ गई है तो उसका 3 महीने एविडेंस दे दे, तो जो हमने तेरे से रिकवर किया था तेरे को वापस कर देंगे, अगर आरबीआई ने टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी। नेक्स्ट, अगर आरबीआई ने वेव ऑफ कर दिया रिक्वायरमेंट कि तुम्हें फॉरेन करेंसी लाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड की गारंटी ईसीजी ने दे रखी थी, तो आरबीआई ने वेव ऑफ कर दी, फिर हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद मर्चेंट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट शुरू हो रहा है, ये हम समझाते हैं आपको कहां से? नेक्स्ट चार्ट से, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे मर्चेंट एक्सपोर्ट के लिए। हाँ जी, मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या है? इसका काम है परचेज करके एक्सपोर्ट करना। जीएसटी आने से पहले जब ये परचेज करता था तो ना एक्साइज ड्यूटी लगती थी ना जीएसटी लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद हमने कहा सुन, सेलर जब तेरे को माल बेचेगा तो 0.1%, तेरे प्रोडक्ट पर रेट 12 है 18 है, हम वो नहीं लगाएंगे, हम 0.1% जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है, जिसमें 0.05 सीजीएसटी 0.05 एसजीएसटी है। हाँ जी, ये लगाने के लिए
ये इतना कम रेट लगवाने के लिए नो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। शुरुआत में हुआ क्या था, शुरुआत में इन्होंने ये अलाउ नहीं किया था एग्जामिशन नोटिफिकेशन, हुआ क्या, एक्सपोर्ट गिर गया बुरे तरीके से। तो एक्सपोर्ट को फिर प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये एग्जामिशन नोटिफिकेशन इशू किया, बोले सेलर तू जब इनवॉइस में जीएसटी 0.1% ही चार्ज करियो, 0.1% ही चार्ज करियो। अच्छा, अब ये मर्चेंट एक्सपोर्टर को ये क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी, 9 कंडीशन फुलफिल करनी होगी 0.1% लगवाने के लिए। इसे मैं एक बार स्लाइड से दिखाता हूं, यही चार्ट। हाँ जी देखेंगे, ये सेलर है, ये मर्चेंट एक्सपोर्टर है। हाँ जी, मर्चेंट एक्सपोर्टर को ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास रजिस्टर्ड होना, जैसे आप सी इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बने हुए एक्सपोर्टर्स के लिए वो किसी ना किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास रजिस्टर होगा। जैसे कपड़ों के लिए अप्रैल ईपीसी है तो वहां पर रजिस्टर्ड है मान लीजिए, ठीक है जी। नंबर 2, अब ये ऑर्डर की परचेज ऑर्डर लगाएगा, सेलर को ये परचेज ऑर्डर की कॉपी देगा और इस सेलर के जुडिक्शन ऑफिसर को, इसके एरिया के ऑफिसर को इसकी परचेज ऑर्डर की कॉपी देगा कि मेरे को परचेज करने दो बिना जीएसटी। वो बोले बिना जीएसटी नहीं, 0.1% लगाएगा। अब सेलर इनवॉइस इशू करेगा और ये जीएसटी 0.1% लगा देगा। 3 कंडीशन ये हो गई। अब जो ये माल है सेलर के यहां से डायरेक्टली कहां पर जाएगा, कस्टम पोर्ट पर। सेलर के यहां से डायरेक्टली कस्टम पोर्ट पर जाएगा। क्या सेलर के यहां से मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास आ सकता है, जी, इसके रजिस्टर्ड वेयर हाउस पर आ सकता है, फिर ये कस्टम पोर्ट पर जाएगा और कस्टम पोर्ट से क्या होना है, एक्सपोर्ट होना है। हाँ जी, अगर आप मल्टीपल सप्लायर से माल परचेज करते हैं तो पहले आप एक जगह इकट्ठा करेंगे, वेयर हाउस पर इकट्ठा करेंगे जी। अगर आप मल्टीपल सप्लायर से माल परचेज करते हैं, पहले आप इकट्ठा कीजिए, फिर यहाँ कस्टम पोर्ट पर ले आइए। अब जब ये वेयर हाउस पर इकट्ठा करोगे तो वेयर हाउस ऑपरेटर जो होगा वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा कि इतना माल रिसीव हुआ, और जो जिस सेलर से माल परचेज करके आओ उस परचेज इनवॉइस पे एंडोर्समेंट देगा। तो ये दोनों कॉपी सेलर को और इसके जुडिक्शन ऑफिसर को दे देना। ये 6 कंडीशन होगी। नंबर 7, अब आप एक्सपोर्ट कितने दिन में करोगे, 90 दिन के अंदर। और जो अब यहां पर शिपिंग बिल बनेगा, इस शिपिंग बिल में इस सेलर का इनवॉइस नंबर और सेलर का जीएसटी लिखवा देना। ओके, और लास्ट कंडीशन, हाँ जी, यहां पर ये जो एक्सपोर्ट है अंडर बॉन्ड या एलयूटी ही हो सकता है, आईजीएसटी पे करके नहीं। लॉजिक अभी बताऊंगा क्यों। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे एक्सपोर्ट हो इसका प्रूफ, शिपिंग बिल, वो जो प्रूफ है ये सेलर को और सप्लायर को और उसके जुडिक्शन ऑफिसर को दे देना कि तुमने 0.1% लगाया था वो सही है। अगर ये 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो सेलर से जितना बाकी बचा हुआ जीएसटी होगा ले लिया जाएगा, क्योंकि 18% रेट था, 0.1% ही लगाया था उसने, बाकी बचा हुआ जीएसटी उससे ले लिया जाएगा। तो ये 9 कंडीशन फुलफिल होने पे रेट है 0.1%। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए ये 9 कंडीशन फुलफिल होने पे रेट क्या है जी, 0.1%। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल, ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, ये जो परचेज करिए इसने, क्या इसका क्रेडिट लेकर रिफंड ले सकता है, जी हाँ, ये इसे रिफंड मिल जाएगा। रूल 89(4)B में एक्चुअल रिफंड मिल जाएगा, 0.1% का फॉर्मूला बेस नहीं, एक्चुअल इसे रिफंड मिल जाएगा। अच्छा, इस सेलर की बात करते हैं। इस सेलर ने मान लीजिए परचेज कर रखा 18 पर या 12 पर, और अब आगे रेट जो सेल कर रहा है वो तो 0.1% लगा रहा है, इसके पास परचेज का हमेशा ही आईटीसी बचा रहेगा। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स। परचेज पे जीएसटी का रेट ज्यादा है, सेल पे कम है, तो ये इन्वर्टेड टैक्स कंसेप्ट के तहत इसको हम रिफंड दे देंगे रूल 89(5) में, रूल 89(5) में, ठीक है जी। यहां अब एक कंसेप्ट आपको बताना क्या, कि ये जो इन्वर्टेड टैक्स वाला है ये आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता, अंडर बोन एलयूटी एक्सपोर्ट क्यों करेगा। लॉजिक सुनिए, लॉजिक मैंने आपको लिखवाया भी था भाई। ये 0 पॉइंट, अगर हम इसे आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, मान लीजिए इसके गुड्स पर रेट 18, तो 18 को पे करने के लिए तो ये परचेज वाला 0.1% क्रेडिट यूज करेगा। इसके अलावा डी कोई डोमेस्टिक परचेज है उसका क्रेडिट भी यूज कर लेगा और बाकी कैश में जमा कराएगा, फिर रिफंड मांगेगा, एक तो ये 0.1% का और डोमेस्टिक परचेज के आईटीसी का भी, और जो कैश पे किया टोटल रिफंड मांगेगा ना, आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया तो डोमेस्टिक परचेज के आईटीसी का भी रिफंड चला जाएगा। हम सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेटेड परचेज का रिफंड देना चाहते हैं, डोमेस्टिक परचेज का नहीं, इसलिए हमने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट अलाउ नहीं किया। हमने कहा अंडर बोन्ड एलयूटी ही एक्सपोर्ट कर। अब यही बात वो जो रूल 96 का नोट था वो यही कह रहा था कि अगर तुमने ये मर्चेंट एक्सपोर्ट वाली परचेज कर रखी है तो आप रूल 96 में मत आना, रूल 96 में मत आना, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ परचेज से रिलेटेड, अगर ये अंडर बोन्ड एलयूटी एक्सपोर्ट करता है तो फिर सिर्फ इसे इस परचेज का एक्चुअल रिफंड मिलेगा। तो इसलिए हमने बोला अंडर बोन्ड एलयूटी का रूल 96 में मत चला जाइए। यही बात, ऐसी ही बात डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए भी है। अब ये डीम्ड एक्सपोर्ट, 4 हमारे डीम्ड एक्सपोर्ट हैं। अगर तुमने, हाँ जी, इंपोर्ट लाइसेंस का दूसरा नाम है एडवांस ऑथराइजेशन। अगर तुमने एडवांस ऑथराइजेशन वाले को अगर गुड्स बेचे हैं, ये है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। दूसरा, अगर मशीन जिसे परचेज करनी है
उसके पास ईपीसीजी वाला लाइसेंस है, अगर उसे आपने गुड्स बेचे हैं, कैपिटल गुड्स बेचे हैं, वो है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। और ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जिनको काम ही एक्सपोर्ट करना होता है, अगर आपने इसे गुड्स बेचे हैं, ये डीम्ड एक्सपोर्ट। इसके अलावा गोल्ड अगर बैंक या पीएसयू ने डबल ए होल्डर, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को बेचे हैं, तो ये है डीम्ड एक्सपोर्ट। हाँ जी, इसे समझिए। नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट था यहां से। हाँ जी, यह मान लीजिए आपके पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, बिस्किट का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया 500 केजी का। अब इस बिस्किट को बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए। आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट को कहते हो मेरे पास से 500 केजी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया है, तो मेरे को बिना जीएसटी के माल परचेज करने दो। इन्होंने कहा सुनो, तुम इंपोर्ट तो कर सकते हो बिना जीएसटी के, इसका हम तुम्हारे को एडवांस ऑथराइजेशन का इंपोर्ट लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन तुम अगर डोमेस्टिक परचेज करोगे तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है जी, मेरे को इंपोर्ट लाइसेंस दे दो, एडवांस ऑथराइजेशन दे दो। तो इसने मैदा इंपोर्ट किया बिना जीएसटी के, लेकिन बिस्किट बनाने के लिए इसे शुगर भी चाहिए थी, तो इसने शुगर परचेज करी जीएसटी देकर। हाँ जी, यहां जिसने इसे शुगर बेची डबल ए होल्डर को, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। ये क्या है जी? डीम्ड एक्सपोर्ट है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। ओके, अब अगला सवाल, इसने बिस्किट बनाकर एक्सपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है? ये भी अंडर बॉन्ड या एलयूटी ही कर सकता है, आईजीएसटी पे करके नहीं। वही सेम लॉजिक है जो अभी पीछे बताया था। अब यहां पर ये जो डबल ए होल्डर है या ये ईओयू है, मान लीजिए, ये जो मैदा पर तो इसने जीएसटी दिया नहीं, जो शुगर पर जीएसटी दिया, क्या इसका रिफंड मिल जाएगा? जी हाँ, इसे एक्चुअल रिफंड मिल जाएगा। जितना शुगर पे एक्चुअल जीएसटी दिया, ये 1894A में इसे रिफंड मिल जाएगा। तो यहां पर अब रूल 96 का जो नोट था वो यही कहता था, अगर तुमने डीम एक्सपोर्ट वाली परचेज कर रखी है तो आप रूल 96 में मत चले जाना, और वहां मर्चेंट एक्सपोर्ट वाली परचेज करके तो भी आप डीम एक्सपोर्ट में मत चले जाना। ठीक है जी, तो ये वाली बात आई यहां पर। अच्छा जी, तो ये बात होगी। हाँ जी, डीम एक्सपोर्ट ड्यूरेटिव नहीं है, मतलब अगर इंडिया में अगर हम ईओयू डबल ए होल्डर को बेच रहे हैं तो जीएसटी लगा रहे हैं, ये ड्यूरेटिव नहीं है। हाँ, जो ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ये डबल ए होल्डर, ये रिफंड ले सकता है। क्या रिसिपिएंट के अलावा सप्लायर भी ले सकता है? मतलब जिसने इसको शुगर बेची है वो भी ले सकता है? हाँ, अगर ये रिसिपिएंट डबल ए होल्डर या ईओयू अगर ये रिफंड ना ले और ये क्रेडिट ना ले, तो फिर हम सप्लायर को भी रिफंड दे सकते हैं। यहां पर ये वाली बात करी थी हमने। अच्छा जी, यहां पर हमने फिर ये बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर और है, क्या अगर तुमने, यहां हमने बात करी थी हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आया हुआ था, अगर हम ये बोले कि एक्सपोर्ट ऑर्डर आया नहीं हुआ, हमने पहले ही मैदा परचेज कर रखा है जीएसटी देकर, इंडिया से परचेज कर रखा है जीएसटी देकर, अब हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर बाद में आया है, तो ये कहते हैं हम आपको एक्सपोर्ट करने के बाद एक पोस्ट एक्सपोर्ट डबल ए दे देंगे, पोस्ट एक्सपोर्ट डबल ए दे देंगे। लेकिन पोस्ट एक्सपोर्ट डबल ए, पोस्ट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद डबल ए, ये आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में समझ में आएगी। एक्सपोर्ट करने के बाद एडवांस ऑथराइजेशन मिला, तो अब अगर इसके अगेंस्ट कोई परचेज करते हैं तो इनको आपको टैक्सेबल गुड्स के लिए ही यूज करना है, और आपने टैक्सेबल गुड्स में ही यूज किया है, इसके लिए सीए का सर्टिफिकेट लेना और इसको सबमिट करना विद इन 6 मंथ कमिश्नर के पास में। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी 4 पॉइंट्स डीम्ड एक्सपोर्ट के। हाँ जी, ध्यान रहे डीम्ड एक्सपोर्ट में सिर्फ गुड्स की बात है, सर्विस की बात नहीं है। गुड्स, और वो भी मैन्युफैक्चर की, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करके इन 4 लोगों को बेचे, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में रॉ मटेरियल मिलता है, ईपीसीजी के अगेंस्ट में कैपिटल गुड्स परचेज कर सकते हैं, ईओयू कोई भी गुड्स परचेज कर सकती है, और अगला गोल्ड वाला। ठीक है जी, तो सिर्फ गुड्स की बात है, सर्विस की बात नहीं है, सर्विस की बात नहीं है। अच्छा जी, तो यहां पर इन्वर्टेड टैक्स वाली भी बात बता दी हमने जी, इन्वर्टेड टैक्स वाली बात भी बता दी। ये हो गया हमारा कंप्लीट, और फिर इसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। अब इसके बाद बस ये छोटा सा पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। हाँ जी, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, जो वहां पर हमने आपको बताया सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होना चाहिए, और आपकी ही 2 यूनिट, हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच यूएसए में, इनके बीच में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन ये एंटी टैरिफ में एग्जम्प्ट है, एंटी टैरिफ में एग्जम्प्ट है। और ये सर्कुलर भी वहां पे हमने कराया हुआ है, मैं एक बार यहां से दिखा देता हूं, मैं कौन सा सर्कुलर करने जा रहा हूं, ये वाला। हाँ जी, ये सर्कुलर हमने वहां पे कराया हुआ है। मान लीजिए यूएसए का एक क्लाइंट है, इसने एबीसी लिमिटेड को $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है जी, अब सप्लायर है इंडिया में, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूएसए माना जाएगा, एलओआर रिसिपिएंट की लोकेशन, फॉरेन करेंसी भी रिसीव हो रही है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज, हाँ जी, एबीसी इंडिया सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है थोड़ा सा काम किसी और को, 40% का। तो अब जो 5 लाख में से $2 लाख है, हम यूएसए के क्लाइंट को बोलते हैं तो एक काम कर, इसको दे दे, 3 लाख हमारे को दे दे। अब सवाल है यहां पर एक्सपोर्ट सर्विस क्या माना जाएगा? $5 लाख ही माना जाएगा। शर्त यह है हम 2 कंडीशन फुलफिल करें, जो हमने किसी और से काम कराया, ये हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर हम आईजीएसटी रिवर्स चार्ज में पे कर दे, और आरबीआई ये इंस्ट्रक्शन जनरली हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन दे दे कि 2 लाख नहीं आए तो नहीं आए, या फिर स्पेशल हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दे दे कि ये 2 लाख नहीं आए तो नहीं आए, तो यहां पर 5 लाख ही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये हमने
चैप्टर 5 में डिटेल में डिस्कस किया था। हाँ जी, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट सेक्शन 15। हाँ जी, अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आकर कोई गुड्स परचेज करता है तो ये आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती थी, ऐसा हमने प्लेस सप्लाई में ही पढ़ा था, मैंने वही लिखा हुआ है। अब ये इंटरनेशनल टूरिस्ट जब फॉरेन कंट्री जा रहा होगा, इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जब बाहर जा रहा होगा तो एयरपोर्ट पर हम काउंटर खोल देंगे, वहीं पे गुड्स जो बाहर लेके जा रहा है दिखाएगा और उसका जीएसटी रिफंड ले लेगा। ये सेक्शन 15 उसके लिए है। ठीक है जी। यहां पहले अलग प्रोसीजर था ड्यूटी फ्री शॉप वाला, वो डिलीट हो गया है। ड्यूटी फ्री शॉप वाला तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। एससीओ डेवलपमेंट मैंने आपको बता ही दिया। ईओयू को डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं जी, ये ऊपर हम बात आ गई, जो टैक्सेबल है। और ये हमने आपको बता ही दिया, ये यहां पर पढ़ाना नहीं, बस जी हो गया जी। हाँ, ये अगले चैप्टर में आपके पास आएगा। कुछ लोग अपनी परचेज पे जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं। क्या परचेज पे जीएसटी के अलावा जीएसटी कंपनसेशन सेस का भी रिफंड मिल जाएगा? जी हाँ। ठीक है जी। तो यहां आपका रिवीजन कंप्लीट होता है।